our सेशन। एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं और आज की क्लास जो आप लोगों की है ऑनलाइन जो इंडक्शन प्रोग्राम है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पर है। पिछली क्लास जो आप लोगों की हुई थी इकोनॉमिक्स की, उसमें एक बहुत ही बेसिक चीज़ें कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ हद तक उसके बारे में बताया गया था। वो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज थोड़ा सा उसके आगे बढ़ेंगे और एक रिकैप लेंगे जो पिछली क्लास हुई थी उसका रिकैप कि आखिर पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें बताई गई थी और थोड़ा सा आगे जो क्लास होगी उसको बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी ही अपनी क्लास शुरू करते हैं। नाउ मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ अपने साथी डॉक्टर स्वाति तिवारी जो आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड पैनलिस्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हैं। ओवर टू स्वाति मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी वो आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकॉल होगी या याद होगी। थोड़ा सा फर्क ये था पिछली क्लास और इस क्लास में कि पिछली वाली जो क्लास मैंने ली थी आपकी, वो मैंने आपको एज अ पीपीटी एक जनरल वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू समझाया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को समझाया था। और जो एक जनरल टर्मिनोलॉजी थी इकोनॉमिक्स की वो सब मैंने आपको बताई थी, बहुत बेसिक चीजें बताई थी कि इकोनॉमिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मैं थोड़ा सा उसको आपको रिकॉल करना चाहूंगी बिकॉज आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो क्लास ज्वाइन नहीं करी होगी या मे बी आप फिर से भूल गए होंगे कि मैंने क्या बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी शुड जस्ट रिकॉल द लास्ट क्लास, देन वील मूव ऑन टू अनदर टॉपिक. First of all, as the name indicates, it is managerial economics, and many of us have been earlier also familiar with the subject of economics. Economics पढ़ा होगा आप लोगों ने either in BCom or in BBA or in BA, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनके लिए एक जो introductory class मैंने ली थी उसमें मैंने ये बताया था कि इकोनॉमिक्स क्यों लिखा गया है। इसका रीजन ये है कि मैनेजरियल वर्ड जो है वो मैनेजमेंट से आता है। मैनेजमेंट मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे वो आपका प्रोडक्शन सेक्टर हो, दोनों जगह पे ही इकोनॉमिक्स का यूज जहां पर होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कैसे हम इकोनॉमिक्स के टूल्स और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे यूज करते हैं, दैट इज देयर इन द सब्जेक्ट कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था लास्ट क्लास में कि बेसिकली इकोनॉमिक्स जो होता है वो क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज a kind of subject we can say that is used for the betterment of mankind, and the main focus is on maximum utilization of resources. That means कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, हम मैनकाइंड के बेटरमेंट के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो हमारी डिमांड है, उसका फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के थ्रू होता है। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बताया गया है, कैसे उन रिसोर्सेस को हम यूटिलाइज करेंगे। दैट इज द रीजन वी कैन से दैट इट इज यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। इकोनॉमिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है जो आपका दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई होप ये विजिबल होगा आप लोगों को और दिख रहा होगा बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ राइटिंग इन अ ग्रीन बोर्ड. So I hope you can just see and the things are just visible to you. Microeconomics जैसे मैंने आपको बताया था, micro means small और minute we can say, सूक्ष्म जिसको मैंने बताया था छोटा। और दूसरा जो पार्ट है आपका that is called macroeconomics. जो हमें पढ़ना है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसमें ये दोनों ही चीजें आएंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आएगा और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आएगा। दोनों का ही जो एक मिक्सचर है दैट इज देयर इन द सब्जेक्ट। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिमांड के बारे में, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। फिर हम पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में। ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आप इकोनॉमिक्स में
सुनते हो और सुनोगे और आप इसके हैबिचुअल भी हो जाओगे, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हैं, we'll use it again and again all the time. So डिमांड, सप्लाई, देन अच्छा सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना था कि जो ये टर्म है डिमांड, ये डिमांड जनरेट कहाँ से होता है? डिमांड जो टर्म है आपका, ये जनरेट कौन करता है? बेसिकली हम, यानी कि हम अगर बोले तो कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स डिमांड करते हैं प्रोडक्ट की, कुछ नेसेसिटीज की, और उस डिमांड को फुलफिल कौन करता है? सप्लाई के थ्रू प्रोड्यूसर करता है। थोड़ा सा चौक से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आई होप ये विजिबल होगा, ठीक है। तो दो चीजें हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड हम यानी कंज्यूमर्स या कस्टमर्स करते हैं, और सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। ये दो टॉपिक है जो आपके, ये दोनों टॉपिक आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में है इनिशियली। उसके बाद आपका आता है प्राइस, ठीक है। प्राइस किसका होता है? प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइस। और प्राइस कौन तय करता है? बेसिकली जो प्राइस की पॉलिसी या स्ट्रैटेजी होती है वो इन दोनों को मिलकर के ही तय करनी है। प्राइस इज बेसिकली अ कंपोनेंट दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द कस्टमर एज वेल एज द प्रोड्यूसर। जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम कि वही चीजें डिमांड में आती हैं या वही चीजें कंज्यूमर डिमांड करेगा जिसका प्राइस अकॉर्डिंगली होगा। अकॉर्डिंगली मीन्स कि कंज्यूमर शुड बी ईज एट द प्राइस, देन ओनली ही कैन परचेज द प्रोडक्ट। तो प्राइस हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्केट के बारे में। नीचे दिख रहा है? आई होप दिख रहा होगा आपको, नीचे नहीं दिख रहा होगा, क्लियर नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मार्केट के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, कि किस किस टाइप के मार्केट होती है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। यहाँ पर आप इसको मार्केटिंग सब्जेक्ट से बिल्कुल भी मिक्सअप मत करिएगा, हालांकि इसका थोड़ा बहुत कंपोनेंट मार्केटिंग में होगा, बट यहाँ पर इट इज अ स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी आएंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक। जो हमारा दूसरा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें मैंने बताया था मैक्रो का मतलब होता है aggregate. Aggregate means a combination of certain individual things, a big thing. Macro means a large component, a large kind of a stream. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में, कि मैंने आपको बताया था। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम का मतलब होता है इट इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल इनकम्स। जो भी हम कमाते हैं, आप कमाते हो, जो भी यहाँ का नागरिक है, द सिटीजन ऑफ इंडिया, whosoever is earning, the sum total of that income is called national income. That means अगर हम in one line ये बोलेंगे what is national income, we can say it is the aggregation of individual incomes. जो भी इंडिविजुअल इनकम है, जो भी इंडिविजुअल मीन्स एक पर्टिकुलर बंदे की इनकम, तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो कि अर्निंग है, जो कि टैक्स पे है, उनकी सारी इनकम को मिला करके जो इनकम जनरेट होती है उसको कहा जाता है नेशनल इनकम। ये दो चीजें यहाँ पर हैं। अब कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बारे में भी हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिमांड कौन जनरेट करता है? कस्टमर, ठीक है। और इस डिमांड को फुलफिल कौन करता है? सप्लायर, थ्रू द सप्लाई ऑफ सर्टेन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। तो सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर, ठीक है। अब ये दोनों, जब एक बंदा डिमांड कर रहा है, दूसरा सप्लाई कर रहा है, तो दोनों ही चीजें, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डिमांड क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आपका पहला कंटेंट है।
पहला टॉपिक है और डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो। डिमांड इज बेसिकली we can say it is the willingness of the consumer to buy certain commodity. डिमांड का मतलब है जब कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट के लिए विलिंगफुली उसको खरीदना चाहता है तो वहां पर एक जो नीड है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है एंड दैट इज कॉल्ड डिमांड। तो डिमांड जो है हमारा, उसके लिए सबसे पहला क्या होना जरूरी है, ये देखिए सबसे पहली चीज है कि विलिंगनेस होनी चाहिए। ठीक है, विलिंगनेस मतलब कि कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए लेकिन ही इज नॉट रेडी टू बाय इट। अगर आप रेडी नहीं हो बाय करने, नेवर बाय द प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसा होता है हमारी कई सारी नीड्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, बट वी आर नॉट विलिंग टू बाय इट। बट इफ यू आर विलिंग टू बाय अ प्रोडक्ट देन डिमांड विल गेट जनरेटेड। तो सबसे पहले विलिंगनेस होनी चाहिए, ये आपकी फर्स्ट चीज है जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका एबिलिटी टू बाय। एबिलिटी क्यों बोला गया है? देखिए हर इंसान की जो डिमांड है, जो नीड है, वो कह सकते हैं हम कि अनसर्टेन है और अनलिमिटेड है। बट द थिंग इज कि हम बहुत सी ऐसी चीजें चाहते हैं जो हम शायद खरीद नहीं सकते, तो हमारी डिमांड जनरेट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, that is my willingness. I am willing to buy a Mercedes, but मैं मर्सिडीज का पैसा पे कर पाऊंगी? So that is the second thing that is required कि विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए। यानी जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो एबल होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर पैसे खर्च करने के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एबिलिटी के बाद क्या होता है कि डिमांड जो होती है उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे करना पड़ता है। प्राइस मतलब जो भी आप खरीदोगे उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर, देखिए अब पहले की तरह बार्टर सिस्टम तो है नहीं कि हमने एक पर्टिकुलर चीज खरीदी और अगले ने हमसे कोई और चीज एक्सचेंज कर ली। बार्टर सिस्टम के बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा। बार्टर सिस्टम जो था वो पहले यूज होता था, अब नहीं। अगर अब हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इज प्राइस, यानी हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ प्राइस होता है और वो जो सेट पर्टिकुलर प्राइस है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, लास्ट है कि इट जेनरेट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यानी कोई भी डिमांड हो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही जनरेट होती है। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी चीज को लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हमारे घर में जो भी खर्चे होते हैं, चाहे राशन हो, चाहे हमारा डेली नीड का प्रोडक्ट हो, सोप हो या शैम्पू हो, अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करोगे तो इसका एक सेट पैटर्न होता है। सेट पैटर्न का मतलब हुआ कि किसी के घर में जो राशन या फिर पर्टिकुलर नेसेसिटीज का सामान है वो महीने में एक बार आता होगा, किसी के यहाँ साल में एक बार आता होगा और पूरे साल का ही आ जाता होगा। तो क्या होता है, ये जो एक टाइम पीरियड है ये बार बार सर्कुलेट करता है या रिपीट करता है। तो जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ कि जनरेट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड पर वो डिमांड बार बार सर्कुलेट करेगी। जैसे आपके यहाँ हर महीने कुछ पर्टिकुलर चीजों की शॉपिंग होती होगी, वो क्या है, एक टाइम पीरियड बन जाता है या एक टाइम पीरियड डेवलप हो जाता है जिसमें आप उस पर्टिकुलर डिमांड के लिए प्रोसेस करते हो। अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़ों का भी एक अपना सेट पैटर्न है खरीदने का। जब कपड़ों की डिमांड कब जनरेट होती है, बेसिकली इसका सबका अलग अलग पैटर्न है। कोई बंदा एक महीने में 4 बार कपड़े लेता है, ये एक हैबिचुअल हो जाता है वो चीज के लिए कि उसकी डिमांड जनरेट हो रही है महीने में 4 बार। किसी के घर में महीने में 1 बार कपड़े आते हैं सबके लिए, किसी के घर में हो सकता है एक पर्टिकुलर ओकेजन पर आते हो, लाइक जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली, होली और बर्थडे और एनी ओकेजन। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जनरेट हो जाता है जब डिमांड बार बार रिपीट करती है। सो इसलिए बोला गया है कि डिमांड
जनरेट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब हुआ कि हमारी इच्छा होनी चाहिए सामान लेने की, तभी हम डिमांड जनरेट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हुई एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब हुआ हमारी इच्छा तो बहुत है लेकिन हम एबल नहीं है या कैपेबल नहीं है उस प्रोडक्ट का प्राइस पे करने के लिए, यानी हमारी इनकम इतनी नहीं है या हमारे पास इतने मॉनेटरी कंडीशन नहीं है कि हम उस डिमांड को कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो दूसरी चीज एबिलिटी है। एबिलिटी मतलब कि हम सक्षम हो सामान को खरीदने के लिए, वी शुड बी कैपेबल ऑफ बाइंग इट। द थर्ड इज प्राइस। जो भी पर्टिकुलर प्राइस उस प्रोडक्ट का रखा गया है उस पर्टिकुलर प्राइस को हमें पे करना पड़ेगा, तभी हमारी डिमांड फुलफिल होगी। द लास्ट वन एज आई टोल्ड यू इज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी एक टाइम पीरियड होगा, बार बार उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सर्टेन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो सर्कुलेट करेगी और बार बार जनरेट होगी। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप हैंड रेस करिए या जस्ट इंडिकेट मी कि आपको इतना समझ में आया है, so that we can just further go on. बोर्ड विजिबल है? आई गेस विजिबल होगा। ठीक है, ये तो मैंने उस दिन आपको बताया था जब लास्ट क्लास हुई थी हमारी, कि जो चीजें मैं अभी बताई हैं आपको ये हमारे लास्ट क्लास के डिस्कशंस थे। अब अगर हम फर्दर आते हैं, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, कि जो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई वो है डिमांड, जिसके बारे में मैंने भी आपको समझा दिया कि डिमांड होती क्या है और क्या इसके पैरामीटर्स हैं, हाउ डिमांड गेट्स जनरेटेड एंड व्हाट आर द बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू जनरेट अ डिमांड। नाउ we'll move on to the most important topic, that is the demand and its related components. डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, और डिमांड को जानने के लिए हमें ये जानना होगा बेसिकली कि डिमांड का क्या रिलेशन है अदर फैक्टर से जो डिमांड को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। अब कम ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में तभी प्रोडक्ट बिकेगा जब उसकी डिमांड होगी। अगर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है या कम है तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट की जो एक फ्लो है बिकने की वो कम हो जाएगी। बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्राइस। डिमांड किस पे डिपेंड करती है सबसे ज्यादा? वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, और इसलिए ये बिल्कुल भी मैं आपको एक थोरो कॉन्वर्सेशन बता रही हूँ अबाउट द सब्जेक्ट, और यू कैन से अबाउट अ पर्टिकुलर डिमांड व्हाट इज इट। ये बिल्कुल भी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। सबसे पहले जो हम डिमांड की बात करें तो डिमांड को जानने के लिए जरूरी है इसके कंपोनेंट्स को जानना, जिसको हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं। डिमांड फंक्शन जो है वो बेसिकली एक रिलेशनशिप है डिमांड का बाकी सारे अदर फैक्टर्स से जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से डिमांड कम भी हो सकती है और ज्यादा भी। एक जनरल सा इंसान ये बोलेगा कि डिमांड तो कस्टमर पे डिपेंड करती है, कंज्यूमर पे डिपेंड करती है। जब उसका मन करेगा तब वो डिमांड करेगा सर्टेन प्रोडक्ट की, और जब नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो इससे डिमांड कम हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। डिमांड के कम होने या ज्यादा होने में भी कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से डिमांड बढ़ भी सकती है और जिनकी वजह से डिमांड कम भी हो सकती है। वो फैक्टर्स जो हैं अगर उन्हें हम एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो उनको बोला जाता है डिमांड फंक्शन। ठीक है, हालांकि आप लोगों ने जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी या जिन्होंने इस डिमांड फंक्शन को कहीं देखा होगा लिखा हुआ, इसके बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वेज हैं। जैसे जो आपको पता होगा अलजेब्रा में क्या होता है कि हम डिनोट करते हैं अपने मन से कि लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, या लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई। तो वैसे ही कई बुक्स में अलग अलग तरीके से टर्म्स को डिनोट किया गया है अलग अलग अल्फाबेट से। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपने अर्लियर इसको किसी और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पढ़ा हो या किसी और अल्फाबेट से पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो जो डिमांड फंक्शन है, अब सबसे पहले फंक्शन का क्या मतलब होता है। यहाँ पर फंक्शन का मतलब हुआ
बेसिकली रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप किससे? फैक्टर्स का रिलेशनशिप। फैक्टर्स मतलब वो चीजें जो डिमांड को बढ़ा भी सकती हैं और उन्हें कम भी कर सकती हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है डिमांड फंक्शन का वो कुछ ऐसे होगा, डी एक्स इज इक्वल टू एफ, एफ इज द फंक्शन, अभी मैं आपको समझाऊंगी इसे। देन पी एक्स पी वाई, then you have income for I, then T for taste, A for advertisement, and U for unknown factors. अब ये क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ वन बाय वन। सबसे पहले जो मैंने लिखा है डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स को समझिएगा कि डी एक्स क्या है। डी का मतलब आपको पता है, डी डिनोट करता है डिमांड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डी फॉर डिमांड, और एक्स यहां पर क्या है, एक कमोडिटी है। कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड। तो एक्स क्या हुआ, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी। कमोडिटी मींस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इक्वल टू एफ का मतलब क्या हुआ, एफ इज फंक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया। फंक्शन का मतलब हुआ रिलेशनशिप। अब इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करिएगा। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये बताया जा रहा है कि जो एक्स प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट का मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, चाहे वो एक पेन हो या रिस्ट वॉच हो या क्लोथ्स हो या फूड हो, एनीथिंग। ये एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक एनी कमोडिटी, ठीक है। तो जो एक्स प्रोडक्ट की डिमांड है उसका क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप मतलब फंक्शन, क्या रिलेशनशिप है इन सारे कंपोनेंट से, यानी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा इन सारी चीजों का। अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में बोले तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका असर डिमांड पे कैसे पड़ेगा, इसी को कहा जाता है डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम अगर वन बाय वन समझें तो सबसे पहले लिखा हुआ है पी एक्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। डीएक्स का मतलब हुआ कि डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर एक्स कमोडिटी, कोई भी एक प्रोडक्ट है एक्स, उसकी डिमांड के बारे में बोला जा रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड पे इन चीजों पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं रब करती हूँ, आपको वन बाय वन बताती हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो डिमांड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर उससे घटा सकते हैं। सबसे पहले आता है डी एक्स एफ पी एक्स, ठीक है। यहां तक आपको पता है कि डी एक्स का मतलब हुआ डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, एफ का मतलब हुआ फंक्शन या रिलेशनशिप, पी एक्स का मतलब हुआ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। अब ध्यान दीजिएगा, हम इक्विटी या प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर भी एक्स है और यहां पर भी एक्स है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस का असर उसकी डिमांड पर कैसे पड़ेगा, इसको कहा जाता है डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर डिमांड फंक्शन प्राइस के साथ, ठीक है। अब जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको ये पता है कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब उल्टा रिश्ता है। इनवर्स रिलेशनशिप कैसे होगा,
जब प्राइस बढ़ेगा, इनवर्स वर्ड को याद रखिएगा आप कि इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसी को बोला जाता है इनवर्स रिलेशनशिप। ये कैसे होता है मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सबसे कॉमन एग्जांपल जो स्टूडेंट्स के लिए होता है वो होता है पेन का, ठीक है। अगर मैं ये मान लूं कि ये जो एक्स कमोडिटी है ये और ये, ठीक है, इसको हम कोई नाम दे देते हैं कि कौन सी कमोडिटी है। अगर मान लीजिए कि ये एक्स कमोडिटी हम मान ले रहे हैं पेन है, ठीक है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं इस डिमांड फंक्शन से कि क्या एक्स के प्राइस का असर एक्स की डिमांड पर पड़ेगा, यानी क्या पेन का प्राइस उसकी डिमांड को कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे जानेंगे हम? एक सिंपल सा, हम सबसे पहले ये जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हम डेटा अज्यूम करें। कैसे करेंगे वो शायद आप में से कई लोगों को आता होगा, टेबल बनाना और डिमांड शेड्यूल जिसको बोला जाता है, और ग्राफ बनाना। जिनको नहीं आता है तो उनकी शुरुआत यहाँ से होती है, जो सबसे पहले हम समझेंगे कैसे होगा ये। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस, ठीक है, और वैसे जनरली डायरेक्ट भी बन सकता है, लेकिन अच्छा होगा कि आप ऊपर लिख दें कि हम क्या बना रहे हैं। तो इसको बोला जाता है डिमांड शेड्यूल, ठीक है। डिमांड शेड्यूल में सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि हमें प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप दिखाना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी थी, तो एक्स को हमने क्या माना था, पेन माना था, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे पेन। हम अज्यूम कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं दैट द प्रोडक्ट इज पेन, एक्स प्रोडक्ट पेन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहां पर लिखेंगे हम डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, और वो एक्स कमोडिटी क्या है, मान ले रहे हैं कि पेन है, ठीक है। ये दो चीजें हम लोगों ने लिखी हैं शेड्यूल में। कैसे प्राइस और डिमांड दोनों में रिलेशनशिप है उसको हम एक अजम्पशन के डेटा से देखेंगे। हम अज्यूम करेंगे, जिन्होंने स्टैट्स पढ़ा होगा या पहले अर्लियर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उन्हें पता है कि हम डेटा को अज्यूम करते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम शेड्यूल बनाने के लिए और डिमांड कर्व बनाने के लिए डेटा अज्यूम करेंगे। अज्यूम करेंगे मतलब अपने मन से हम बना लेते हैं कि हमें कुछ नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हम नंबर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर होना चाहिए, यानी कि जो गैप है वो सिमिलर होना चाहिए। गैप सिमिलर होने का मतलब हुआ कि अगर हमने यहाँ पे लिखा है 5, तो इसका मतलब है अब हम अगर 5 का गैप ले लें, 5, 10, 15 और 20, ठीक है। ये मान लेते हैं कि 5 रुपीज का पेन, 10 रुपीज का पेन, 15 रुपीज का पेन और 20 रुपीज का पेन, ठीक है। अब एक जाहिर सी बात है कि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है, जो अभी आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब हुआ कि प्राइस और रिलेशनशिप, तो प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप जो है उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस कम होगा किसी भी चीज का तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जनरली आप स्टूडेंट्स भी क्या करते हो कि जो सबसे सस्ता पेन होता है, जो भी आपका यूज एंड थ्रो वाला है, 2 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, आप देखोगे कि उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस कम होता है। जैसे जैसे प्राइस जो हायर रेंज में पहुंचते तो उसकी डिमांड जो है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पर भी यही दिखाया जा रहा है कि जब पेन 5 रुपए का था, अब यहाँ पर भी हमें अज्यूम करना पड़ेगा डेटा, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम 10-10 के क्लास इंटरवल्स में डेटा को डिवाइड कर देते हैं, ठीक। अब अगर ये 4 कंपोनेंट्स हैं या 4 हम कह देते हैं डिवीजन ऑफ इंटरवल्स हैं,
तो हमें यहाँ पर भी 4 डिवीजन ऑफ इंटरवल्स रखने पड़ेंगे, यानी कि 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो जब पेन 5 रुपए का था तो उसकी डिमांड आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 10 या फिर 40? ऑफ कोर्स जब पेन सबसे ज्यादा सस्ता है या जब उसका प्राइस सबसे कम है तो उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर 40। फिर उसके बाद अज्यूम करेंगे हम 10 का और डिवीजन लेंगे, 30, फिर 20 और उसके बाद 10। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो 5 रुपए वाला पेन है, या यूं कह लें कि जब पेन 5 रुपए का था तो उसकी जो डिमांड थी 40 लोगों की थी, यानी 40 लोग पेन खरीदते हैं 5 रुपए वाला। जब वही 5 रुपए वाला पेन बढ़कर 10 रुपए का हो जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और सिर्फ 30 यूनिट्स ही कह सकते हैं हम कि वो पेन कंज्यूम होते हैं, उनकी डिमांड होती है। जैसे ही वो पेन चला जाता है यानी 15 रुपीज का हो जाता है, वैसे ही उसकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, डिमांड वो कम हो जाती है, यानी 30 से 20 हो जाती है। फिर जैसे ही पेन और बढ़ जाता है, 20 रुपीज का हो जाता है, तो उसकी डिमांड कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी अगर आप इसको इस तरीके से देखो तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी? नहीं, आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब जब हम शेड्यूल बना लेते हैं तो शेड्यूल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसी शेड्यूल से हम डिमांड कर्व बनाते हैं या डिमांड ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब डिमांड ग्राफ कैसे बनता है, जो डिमांड ग्राफ है उसके लिए 2 एक्सेस बनाने पड़ते हैं हमें, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस, ठीक है। जनरली आपने बुक्स में देखा होगा कि जो ये लाइन है वो ऐसे रहती है, लेकिन कुछ बुक्स में इस लाइन में एरो भी बना होता है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें सही हैं, अगर एरो है तो भी सही है, एरो नहीं है तो भी सही है। क्यों ऐसा डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एरो का मतलब हुआ कि ये जो डेटा है ये ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग मतलब कि आगे भी कंटिन्यूड है, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, या ये वाला डेटा भी बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पर एरो नहीं है इसका मतलब हुआ कि ये डेटा इतना ही है, आगे ऑनगोइंग डेटा नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, कि कुछ बुक्स में ऐसे एरो क्यों बना हुआ है और कुछ में एरो नहीं बना हुआ है। तो दोनों ही चीजें सही है, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब हम आते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले नीचे जो है हमारा वो है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये नाम दिया गया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम ओ लिखते हैं। कई लोगों को ये लगता होगा ये 0 है, ये 0 नहीं है, 0 तो यहाँ पर है ही, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 0 है, लेकिन जो लिखा होता है उसको ओ बोला जाता है। ओ का मतलब होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब हुआ कि यहाँ से दोनों लाइंस होती हैं, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड ओ। ओ मींस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब ये अंडरस्टूड है कि एक्स एक्सिस यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम अज्यूम करें अगर, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। यानी 0 से यहाँ से शुरू होता है और नंबर्स इधर की तरफ इंक्रीज करते जाते हैं। सेम इज विद वाई एक्सिस, यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऊपर को इंक्रीज कर रहे हैं नंबर्स, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, उल्टे तरीके से लिखते हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस पे क्या लिखा जाता है, डिमांड या फिर क्वांटिटी डिमांडेड भी लिखा जाता है। अगर आप क्वांटिटी लिखते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, या सिर्फ डिमांड लिखते हैं तो दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है।
क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा आपका प्राइस, ठीक है। अब क्योंकि हमने पेन को अज्यूम किया है तो जाहिर सी बात है यही वाला डेटा लेंगे, पेन वाला। क्वांटिटी डिमांडेड 10 से शुरू हुआ है, तो जो हमारा लोअर ऑर्डर में जो हमारा क्लास इंटरवल का सबसे लोवेस्ट नंबर है वो है 10। तो यहाँ से क्योंकि ये शुरू हो रहा है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये है, तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 40, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, याद रखिएगा, ये है प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 10, 20, 30 और 40, ये हमारा एक्स एक्सिस में डिमांड हमने डिनोट करी है। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हमने 40 से, जिनको नहीं अवेयरनेस है कि व्हाट इज ग्राफ एंड व्हाट इज शेड्यूल, तो वो क्या करते हैं कि ये 40 जो है, क्योंकि वो सोचते हैं कि शेड्यूल में 40 ऊपर लिखा हुआ है तो हमें लाइन में भी 40 पहले लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से ही शुरू करना है, बिकॉज ये 0 से शुरू हो रही है लाइन, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगी, यानी 10, 20, 30, 40 इस तरीके से। देन वाई एक्सिस से भी सेम होगा। यहाँ पे हमने 5 का क्लास इंटरवल लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5, देन 10, देन 15 एंड देन 20, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको कि क्लास इंटरवल को कैसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, इसके भी 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 तरीके होते हैं कर्व बनाने के, दोनों ही सही हैं। मैं जनरली इनिशियल स्टेज पे क्या करती हूँ कि मैं फर्स्ट तरीका 5 अगर प्राइस है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड हुई 40, तो हम क्या करेंगे 5 को 40 से मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर 10 अगर प्राइस है तो उसकी डिमांड कितनी हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड 30, तो हम क्या करेंगे 10 को 30 से मिला देंगे, ठीक है। फिर जब प्राइस बढ़ के 15 हो गया तो डिमांड कितनी हो गई 20, तो हम क्या करेंगे 15 को 20 से मिला देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्राइस 20 हुआ तो डिमांड हो गई घट के 10, तो क्या करेंगे 20 को 10 से मिला देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो नए लोग हैं जिनको कर्व बनाना नहीं आता है, उनमें कोई कह सकते कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है पॉइंट्स को लेकर के। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट्स बना देंगे ये, ठीक है। और इस पॉइंट्स पे जो अब लाइन बनेगी वही कहलाती है डिमांड कर्व। अब हम इन पॉइंट्स को जोड़ करके क्या बना देंगे डिमांड कर्व, तो हम यहाँ लिखेंगे D, दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। कुछ बुक्स में इसको स्मॉल d से भी डिनोट किया गया है, दैट इज ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। स्मॉल d इज आल्सो ओके एंड कैपिटल D इज आल्सो ओके फॉर डिमांड, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका जो मैं यूज करती हूँ डिमांड कर्व बनाने का, ठीक है। नीचे जरूर लिख दीजिएगा डिमांड ग्राफ। Basically, this particular line that is being denoted with D and D is called demand curve. ये जो line है, this is the main thing. ये जो सीढ़ियां बनी है ये मेन चीज नहीं है, ये पहला तरीका है क्योंकि इससे गलती नहीं होती है। एक दूसरा तरीका है डिमांड कर्व बनाने का, वो दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। हम डायरेक्ट भी पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हैं, लाइक 5 पेन्स का जब प्राइस है ₹5, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है या यूनिट्स है उसका कंजम्पशन इज 40 यूनिट्स, तो हम क्या करेंगे 40 और 5 यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। फिर जब 10 प्राइस हुआ
तो कंजम्पशन कितना हो गया 30 यूनिट्स, तो हम क्या करेंगे 30 और 10 यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। फिर नेक्स्ट 15 एंड 20, तो हम क्या करेंगे 15 और 20 यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। फिर जब प्राइस हो गया 20 रुपीज तो कंजम्पशन हो गया 10 यूनिट्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 और 20 यहाँ पे पॉइंट्स बना देंगे। अब क्या करेंगे हम डिमांड कर्व ड्रॉ कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ये दो तरीके हैं बनाने के, दोनों ही सही हैं। कुछ बुक्स में ऐसे भी मिलेगा आपको डायरेक्ट, और कुछ बुक्स में ऐसे आपको मिलेगा जहां पर दोनों को कंबाइन करके फिर कर्व बनाया गया है। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मींस उल्टा है। जब प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसलिए कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड में भी ये बोला गया है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। और यही रिलेशनशिप है dx का px से। px मतलब प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर x कमोडिटी। इतना समझ में आ गया होगा आई गेस। ठीक है, अब हम आते हैं अगर पी वाई पे। पी वाई, अब इसका भी शेड्यूल बनेगा, लेकिन क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, वी हैव जस्ट 15 मिनट्स लेफ्ट, तो हम इसको वर्बली समझ लेते हैं कि बाकी कंपोनेंट्स में क्या होता है और बाकी कंपोनेंट्स कैसे डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ और इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। px को कवर किया है। पी वाई जो है, अब आप देख सकते हो कि x जो है वो एक कमोडिटी है। यहाँ पर भी आपने देखा x एक कमोडिटी है। जो y है वो क्या है, p तो प्राइस ही है, प्राइस, p फॉर प्राइस। y जो है ये दूसरी कमोडिटी है। दूसरी मतलब कोई और कमोडिटी। ठीक है, कोई और कमोडिटी कौन सी होगी, रिलेटेड कमोडिटी या रिलेटेड गुड्स हम बोलते हैं जिनको। रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड कौन से होते हैं, जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। ऑल दोज गुड्स विच हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इन बिटवीन related goods. For example, we can just count on if we know the division of related goods. So if we talk about the division of related goods, it is being divided into two parts. Related goods को हम two parts में divide कर सकते हैं। पहला है आपका complementary goods, और दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, एज यू कैन जस्ट इंडिकेट विद द नेम एज इटसेल्फ। कॉम्प्लीमेंट्री मींस दोज गुड्स, दोज कमोडिटीज व्हिच कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट मींस जो एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, द नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं दोज प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। इन प्लेस ऑफ ईच अदर का मतलब हुआ एक दूसरे की जगह पर यूज किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। लाइक इफ वी टॉक अबाउट टी एंड शुगर, टी और शुगर क्या है, साथ में यूज किया जाता है, एक साथ यूज किया जाता है, तो वो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ। यानी कि हम टी के साथ शुगर को भी यूज कर रहे हैं। इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक टी एंड मिल्क। लाइक अभी हमने पेन का लिया था एग्जांपल, सो वी कैन से पेन एंड रिफिल और इंक। पेन और इंक एक साथ यूज होता है। सो और वी कैन से शूज और सॉक्स। ये सब क्या है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं।
अब सब्स्टिट्यूट गुड्स की मैंने बात करी थी आपसे। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब हुआ दोज कमोडिटीज विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की जगह पर यूज करे जाते हैं। उसमें जैसे भी मैंने टी लिखा हुआ है, शुगर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर टी एंड कॉफी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी टी की जगह पर कॉफी भी पी जा सकती है और कॉफी की जगह पर टी भी पी जा सकती है, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो सकते हैं? अभी हमने पेन का एग्जांपल लिया था, तो पेन के लिए सब्स्टिट्यूट क्या होगा? पेंसिल। वी कैन यूज पेंसिल, आइदर वी कैन यूज पेन, सो बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है। शुगर एंड जैकरी, अगर आप चीनी नहीं अगर आप यूज करते हो तो आप गुड़ यूज कर सकते हो। तो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट यही पढ़ेंगे कि कैसे ये जो रिलेटेड गुड्स हैं, अब हमने वाई आपको बताया, तो वाई यहाँ पर एक सेकेंड कमोडिटी है और जो एक्स है आपकी वो फर्स्ट कमोडिटी है। यानी अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कमोडिटी में आएगा टी, और अगर हम वाई कमोडिटी यानी सेकेंड कमोडिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शुगर। और अगर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक्स अगर आ जाए यहाँ पर कॉफी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिमांड ऑफ रिलेटेड गुड्स को कह सकते हैं कि इफेक्ट करती हैं या उन पे असर डालती है। तो इन दोनों ही टाइप्स के हम रिलेटेड गुड्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में अपनी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। बट आपसे रिक्वेस्ट है जो आज पढ़ा गया है उसी के बारे में क्वेरी करेगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स में आगे बहुत कुछ है पढ़ाने को, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आगे के टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। Dear students, I hope I am audible. स्टूडेंट्स, आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। अगर कोई क्वेरी है जो आज आप लोगों को पढ़ाया गया और आज आप लोगों को कुछ पूछना है उसके रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है तो आप लोग पहले चैट बॉक्स में लिख करके बता दें ताकि हम माइक मैम को हैंड ओवर कर दें। नंबर 2, अल्टरनेटिवली आप एक काम कर सकते हैं, जो आपका ये जो क्वेश्चंस राउंड है उसमें आप लोग रेज हैंड जब करते हैं तो हैंड रेज का मतलब यही होता है कि यू वांट टू आस्क समथिंग, तो हम आपको यहाँ से अनम्यूट करेंगे एंड देन आप वहाँ से कुछ पूछ सकते हैं डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्शन के थ्रू। सो अगर बेहतर होगा कि आप 1-to-1 पूछें, और अगर आप 1-to-1 पूछ नहीं सकते हैं या अपने अभी पूछने में आपको थोड़ा सा दिक्कत है या हिचक है, तो आप चैटिंग में लिख करके भी आप पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी तक किसी स्टूडेंट की तरफ से कोई क्वेरी नहीं आया है। इट मीन्स क्लास वाज वंडरफुल एंड एवरी बिट पॉइंट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द एज यूजुअल, जैसा कि हमेशा की तरह रहा है। कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं, सो हमने उनको इनेबल किया है। सत्यम कुमार जी, प्लीज़ अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना क्वेरी पूछें। Sir, I don't understand with complementary and substitute goods. अच्छा, यानी आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के बारे में पूछना है ना? मैं माइक अपने एक्सपर्ट को हैंड ओवर करता हूँ, वो सारे क्वेरीज आप लोगों को हैंड ओवर करेंगे, सॉल्व करेंगे। Hello. Yes, ma'am. Yes, Satyam. Good morning. How are you? Good morning, ma'am. Ma'am, मुझे ये पता करना था what is difference between complementary and substitute, because there is tea and sugar and tea and coffee. There is no. बोलो क्वेश्चन पूरा करो आप। मैम इससे मैं अभी कंफ्यूज हूँ, इसमें क्या डिफरेंस क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है जिसके बारे में हम लोग अगली बार पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट क्या होता है। बट एज इफ बिकॉज मैंने अभी इसको बता दिया है तो मैं इसको क्लियर कर दूँ थोड़ा सा तुम्हारे लिए।
देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं दूसरे की जगह पर, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि आपके पास शूज नहीं है अगर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह पर आप स्लीपर्स पहन सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका चाय पीने का मन है, ठीक है, और चाय अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, कॉफी यूज कर सकते हो, है ना। Yes. अगर आपके पास मान लीजिए पर्टिकुलर टाइम पर पेन नहीं है तो आप पेंसिल यूज कर सकते हो, है ना। तो ये क्या हुए, सब्स्टिट्यूट गुड्स हुए, ठीक है, यानी जिनकी जगह पर हम एक दूसरे को यूज कर सकते हैं, है ना। अगर कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में चीनी खत्म हो गई, है ना, ऑल ऑफ अ सडन, तो हम क्या करते हैं, हम गुड़ की चाय बनाते हैं, है ना, है ना, सब्स्टिट्यूट हुआ ना वो, समझे बात को, समझे, जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं, यानी अगर एक प्रोडक्ट नहीं है तो उसकी जगह पर हम दूसरे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड हुआ, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है ये भी बता दूं मैं तुम्हें थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये हुआ कि जो चीजें हम एक साथ यूज करते हैं या कर सकते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आएंगे। जैसे ब्रेड और बटर हुआ, ठीक है, ब्रेड में आप बटर लगा सकते हो तो बटर क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हुआ ब्रेड का, है ना। ब्रेड और जैम हो गया। अब आप अगर पेन यूज करते हो तो पेन के साथ आप उसमें रिफिल भी तो लगाते होगे ना, हाँ, तो रिफिल क्या हुआ, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड हुआ, यानी बिना रिफिल के आप पेन से नहीं लिख सकते, है ना, है ऐसा या नहीं है। तो जो भी चीजें साथ में यूज हो रही, जब आप शूज पहनते हो तो आप सॉक्स भी पहनते हो, है ना, तो जो चीजें साथ में यूज की जा सकती हैं वो सारे प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। और कैसे इनका जो प्राइस है वो एक दूसरे को इफेक्ट करता है या एक दूसरे पे असर डालता है, इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ओके ठीक है मैम, बच्चा, थैंक यू। आई होप समझ में आ गया है। यस मैम, यस। ओके, टेक केयर, थैंक यू। क्या करूँ, यहाँ से स्टॉप करूँ। हेलो, आई होप आप सभी की क्वेरीज जो हैं, जितनी क्वेरीज आप लोगों की तरफ से आई हैं वो सॉल्व करने की कोशिश की गई हमारे एक्सपर्ट द्वारा, और अभी कोई भी दूसरी क्वेरी नहीं है। सो आई होप आज की क्लास आप लोगों की बहुत अच्छी रही, और जो भी डाउट्स हैं अगर, तो वो एक काम ये किया जाएगा, जैसे पिछली क्लास का वीडियो मैंने आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू डाला है, आज की क्लास जो होगी उसका भी यूट्यूब पर एक लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक यूट्यूब चैनल को उसको सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने। आप सभी को सारी जो यूट्यूब की लिंक हैं, जो सारे क्लासेस की जो लिंक थी वो आपको वहीं मिलती रहेंगी डे बाय डे। और अल्टरनेटिवली आप सभी को जैसे ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में आप लोगों को जो अंकिता मैम वीडियो के लिंक भेज दी जाएगी। सो होपफुली आज की क्लास बेहतर रही, और कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं कल 10:20 पे। आप सभी लोग जुड़ जाइएगा और हम लोग